हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार रिजर्वेशन से रिलेटेड जो केस है उसको हम डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। बहुत टेक्निकल वर्ड लोग यूज करें वो बिल्कुल नहीं हम समझाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा देंगे। इंदिरा सानवे जजमेंट क्या था, उसके अलावा नाइन्थ शेड्यूल क्या है, टीआरई का रिजल्ट कब तक आएगा, उसके अलावा बिहार रिजर्वेशन केस के कारण बहुत सारे रिजल्ट रुके हुए हैं, उस पर क्या होगा, डिटेल टाइमलाइन के साथ हम एक एक क्वेश्चन समझेंगे। क्लियर? केस क्या हुआ था, पटना हाई कोर्ट में कौन सा केस हुआ था, पटना हाई कोर्ट में केस होने का मेन मकसद क्या था, क्या उद्देश्य था, ये समझेंगे। तो एक एक पॉइंट करके समझते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे रिजल्ट फंसे हुए। रिजल्ट कौन कौन से, यहाँ पे देखो ये सारे रिजल्ट फंसे हुए। डायरेक्शन ऑन द रिजर्वेशन पॉलिसी अवेटेड, ये सारे रिजल्ट जो है, ये जिस पे लिखा हुआ है सारे रिजल्ट फंसे हुए रिजर्वेशन के फाइनल डिसीजन को लेके। क्यों फंसे हुए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक पे चलता हूँ। सबसे पहले इंदिरा सानवे जजमेंट आया था 1992 में। उसमें वो कई सारे पॉइंट बोली थी। उसमें एक बहुत सारे मेजर पॉइंट था कि रिजर्वेशन का स्लैब आप 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते। हम तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ का भी केस डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे क्यों अप्लाई रहने दिया गया अभी। ठीक है, ध्यान से समझना आपने। तो उसमें जो इंदिरा सानवे जजमेंट जो दिया गया था ना, 11 बेंच की जज ने दिया था, 11 बेंच के जज ने दिया था, ये ध्यान रखना। और इस केस में क्या बोला गया था कि जो रिजर्वेशन का स्लैब है उसको 50% से ज़्यादा नहीं रहने देना है, 50%। लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, बिहार गवर्नमेंट ने उसको 65% कर दिया। बिहार गवर्नमेंट ने क्यों किया, कैसे किया, वो मैं बताता हूँ। देखो, आपको पता है पिछले साल जो गवर्नमेंट थी 2023 में, महागठबंधन की सरकार थी। महागठबंधन सरकार ने कास्ट सेंसस करवाया और कास्ट सेंसस में उन्होंने पाया कि जो बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, इनका पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको जॉब में रिजर्वेशन भी ज़्यादा मिलना चाहिए। तो जो पहले रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन 12% हुआ करता था, उसको 15% कर दिया गया। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को 18% हुआ करता था, उसको 25 कर दिया गया। एससी का 16 था, उसको 20 कर दिया गया। एसटी का 1% था, उसको 2% कर दिया गया। यानी टोटल रिजर्वेशन पहले जो 47% था उसको कर दिया गया 65%। तो बिहार में टोटल रिजर्वेशन कितना हो गया, 65% ये वाला रिजर्वेशन, 10% ईडब्ल्यूएस वाला रिजर्वेशन, यानी टोटल 75% रिजर्वेशन हो गया। तो इसके खिलाफ में बिहार गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। और पटना हाई कोर्ट ने क्या बोला, पटना हाई कोर्ट ने बोला कि ये 50% जो है इनवायलेबल रूल है। आप 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते। आप रिजर्वेशन जो एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लास के देते हो इसमें इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये 15(4) और 16(4) का वायलेशन है। अब 15(4) क्या है, 16(4) क्या है, मैं समझाता हूँ एक अच्छे से। सबसे पहले आप 14 समझ लो। 14 क्या कहता है, 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। सेकेंड मेन आपको 16 समझना है। 16 क्या कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एडमिशन में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है। 16(1) ये कहता है। 16(2) क्या कहता है कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, इस सब के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है ना। और 16(3) क्या कहता है, 16, अब ये तीनों, ये जो पॉइंट है ना 3, 4, 5, ये एक्सेप्शन है। 16, 1 और 2 जो पॉइंट बोला उसका अपवाद है ये वाला। अब बात क्या कहता है, पहला बोलता है कि पार्लियामेंट चाहे तो रेसिडेंस को एक वो बना सकती है, एक मुद्दा बना सकती है कि रेसिडेंस के बेसिस पे कोई जॉब में आप रिजर्व रख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जॉब सिर्फ यहीं इसी स्टेट के लोगों को मिलेगा। और 4 क्या बोलता है, 4 में कई सारे पॉइंट है। 4 में सबसे पहले समझिए, 4(1) में क्या बोलता है, सबसे पहले बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन की बात की गई है 4(1) में। ठीक है ना। 4(1) में 16(4) सॉरी, ये है 16(4). 16(4) में पहले दो पॉइंट है।
देखो 16(4) में 2 पॉइंट है। एक है कि बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देना है, अभी एससी वाला पॉइंट नहीं है, बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देना है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट है। एक पॉइंट क्या है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होने चाहिए, और यहाँ पे इकोनॉमी का बात नहीं किया है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए, और उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, नहीं हो तभी आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो। बट यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट फंस गई। पता है आपको, जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट और उठाया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप रिजर्वेशन और ज़्यादा मांग रहे हो, लेकिन अभी भी जब 47% रिजर्वेशन है, 47% प्लस 10% रिजर्वेशन है, तो इसमें जो 68% सीट है सिविल सर्विसेज में, टोटल सीट का 68% अभी भी वो लोग ऑक्यूपाई किए हुए हैं जो रिजर्व सीट पे होते हैं। क्योंकि आपको पता चला ना, जो अनरिजर्व सीट होता है उनमें भी तो जो लोग को रिजर्वेशन मिला वो लोग को ज़्यादा नंबर आता है, तो वो तो अनरिजर्व सीट ही फिल करते हैं। तो टोटल सीट का जो 68% कौन लोग भरे हुए हैं, जिनको रिजर्वेशन मिला है, या बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, इनकी बात कर रहे हैं। सिर्फ बैकवर्ड ईडब्ल्यूएस को भी हटाया गया इसमें, ये जो पॉइंट बोला गया उस पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है। अब 16(4) क्या बोलता है, 16(4) क्या बोलता है कि एसटी और एससी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। और इसी में 4B क्या है, 4B एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है, जैसे मान लो कोई एग्जाम हुआ, एससी एसटी का सीट ही नहीं भरा, जैसे आपको TRE 1 में कुछ एग्जाम ऐसा हुआ था, कुछ सब्जेक्ट इसमें TRE 1 का सीट नहीं भरा था, तो ऐसा नहीं उस सीट पे कोई दूसरा आके जनरल या कोई दूसरा को भर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो फिल नहीं हुआ है वो नेक्स्ट ईयर में काउंट होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। और 16(5) को बोलता है कि रिलीजन के बेसिस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो 16(4) आप समझ गए, सबसे पहले बैकवर्ड क्लास की बात कर रहा है, और उसके बाद SC ST की बात कर रहा है, और उसके बाद 64A में क्या पॉइंट, 4A में ST SC की बात कर रहा है, 4B में क्या बात कर रहा है कि जो इस बार सीट नहीं भरा है वो अगले बार जाएगा। क्लियर, तो सिंपल है। तो सबसे पहले पटना हाईकोर्ट ने इन्हीं पॉइंट का जिक्र किया कि ये 15(4) और 16(4) का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल में नहीं लिखा है कि आप रिजर्वेशन को बढ़ा दोगे, और इंदिरा सानवे जजमेंट के भी खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने बोला था 50% का कैप होना चाहिए, उसको आप नहीं ले जा सकते। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो, ये कुछ इंदिरा सानवे जजमेंट का कुछ पॉइंट है, मैं बताता हूँ कि लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी कानून, रिजर्वेशन के कानून बनाया जा सकता है। देखो, ये मेनली फोकस किया गया, सोशल पे फोकस किया गया है, सोशल बैकवर्डनेस पे। जरूरी नहीं है सोशल और एजुकेशनल, सोशल मेन होना चाहिए। और इन्होंने बोला कास्ट और क्लास समान नहीं होता है। BC में बैकवर्ड क्लास में इन्होंने क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट लाया, रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, और सीट कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, कोई सीट है SC का कैरी फॉरवर्ड हुआ अगले साल, SC का, ठीक है, और अगले साल मान लो अगले साल टोटल सीट है 1000, और प्लस उसमें SC का सीट ऐड हुआ अगले साल 500, तो टोटल सीट क्या हुआ 1500। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 1500 का 16% कितना होगा, 1500 का सिर्फ 16% SC को रिजर्व नहीं मिलेगा। SC का ये 500 तो है ही है, ये पूरा SC का है। 100 जो 1000 है ना, इसमें से 16% मिलेगा SC को एक्स्ट्रा, क्योंकि SC का सीट फॉरवर्ड हुआ है। हम टोटल सीट का SC को 16% नहीं देंगे, ये ध्यान देना है। उनका जो पिछले साल वाला कैरी फॉरवर्ड हुआ वो तो उनका रहेगा ही, परमानेंट है उनका। जैसे BPSC TRE 3 में कंप्यूटर साइंस में हुआ था कि TRE 2 में मेजॉरिटी सीट SC का था। क्यों था, क्योंकि उन्होंने पिछले बार का कैरी फॉरवर्ड होकर आया था, ठीक है। इतना क्लियर है। प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन वगैरह की बात नहीं की गई। तो आप एक बार क्या क्या आप समझ गए अभी तक, 15(4), 16(4) ये सब समझ गए, इंदिरा सानवे जजमेंट समझ गए, क्लियर, ये समझ गए। अब हम समझते हैं कि क्यों बार बार ये जिक्र किया जा रहा है, क्यों बार बार 9th शेड्यूल का जिक्र किया गया। देखो, अब हाई कोर्ट ने इस पॉइंट पे स्टे लगा दिया था। अब गवर्नमेंट ऑफ बिहार अब जाते हैं कहाँ पे, अब जा रहे हैं, ये आई थिंक राकेश कुमार है, ठीक है, कि अब जा रहे हैं ये गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का इनका मेन मकसद क्या है, सुप्रीम कोर्ट का में जाने का मेन मकसद ये नहीं था कि 50% का जो स्लैब है इंदिरा सानवे जजमेंट का उसको हटवा देते, नहीं।
बिहार गवर्नमेंट बस इंटरिम रिलीफ चाहती थी। इंटरिम मतलब कुछ दिन के लिए हमको हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर स्टे लगा दिया जाए कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर ही ना माना जाए, ताकि जो जो रिजल्ट वगैरह है, जो जो काम है हमारा जल्दी जल्दी निवाले। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट के डिसीजन पर हम स्टे नहीं लगाएंगे और हियरिंग हम अगली ही जो हियरिंग है वो सितंबर में करेंगे। और ये 3 जज की बेंच ने इस फैसला को सुनाया, जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी जो है माननीय, वो इसके चेयर कर रहे थे। अब एक पॉइंट बार बार एक लोग ठहरा रहे हैं कि 9th शेड्यूल में अगर बिहार गवर्नमेंट इसको डाल देगी तो क्या होगा, क्योंकि लोग बार बार छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, अब 9th शेड्यूल क्या है? देखो 9th शेड्यूल आया था पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। देखो इसमें बार बार अगर मान लो ये एक पॉइंट है कि गवर्नमेंट कोई काम करना चाहती है, लाइक लैंड रिफॉर्म, शुरू में लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट करना चाह रही थी, तो क्या हो रहा था कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बीच में आ रहा था, क्योंकि राइट टू जो प्रॉपर्टी भी था, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी 1978 में ना हटा है, उससे पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी था। तो इसके लिए एक जजमेंट लाया, एक शेड्यूल लाया गया। उस शेड्यूल का नाम ही था ब्लैक बॉक्स। शेड्यूल का मतलब है उस शेड्यूल में जो जो एक्ट को रख दिया जाएगा, उस शेड्यूल में जो जो एक्ट को रख दिया जाएगा उस पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा, उस पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा, मतलब जुडिशियरी उसका कुछ नहीं कर सकती। बट उसके बाद आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस क्या देता है? बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट हुआ था उसमें 13 जज की बेंच थी, यानी इंदिरा सानवी जजमेंट के ऊपर एक ही बार उतने ज़्यादा सारा जज बैठे हैं जो कि केशवानंद भारती केस में बैठे हैं। अब 2007 में एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का। उस जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, क्योंकि अभी तक क्या हम सुन रहे थे कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी आ गया उस पे जुडिशियरी कुछ नहीं कर सकती। तो अगर बिहार गवर्नमेंट कुछ भी करके 9th शेड्यूल में रखवा दे तो उस पर तो जुडिशियरी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी एक्ट 24 अप्रैल 1973 के बाद, ध्यान देना, कोई भी एक्ट या कोई भी एक्ट 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में रखा गया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यानी आज कोई रखा जाएगा तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, अब केस बिहार सरकार के जो वकील थे दीवान साहब, उन्होंने छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु का केस दिया गया, लेकिन इस केस को नकारा उस पॉइंट से कि, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु को भी इंटरिम रिलीफ मिली है, पूरी तरह रिलीफ नहीं मिली है। देखो इनके उसको कैसे नकारा, देखो यहाँ बोला CJI चंद्रचूड़ पॉइंटेड आउट दैट द हाई कोर्ट हैज फाउंड दैट ऑलरेडी 68% ऑफ सिविल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ ए रिजर्व कैंडिडेट। मतलब 68% जो सिविल सर्वेंट है वो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, मतलब वो अपना 50% के आसपास भरते हैं, उसके अलावे भी 20% भरते हैं। समझ में आया ना? इसीलिए चंद्रचूड़ जी ने कोई रिलीफ देने से मना कर दिया। बिहार के तरफ से कौन थे? श्याम दीवान साहब थे। ठीक है, देखो ये नवंबर 2023 में नीतीश लेड महागठबंधन गवर्नमेंट रेज द बिहार कोटा स्लैब को कितना कर दिया था? 65%, यानी टोटल रिजर्वेशन कितना हो गया था? 65 + 10 75% हो गया था। डिवीजन बेंच पटना हाई कोर्ट ने क्या किया? उसके चीफ जस्टिस थे के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार। इन्होंने गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को क्या बोला था? ये इन्फ्रिंज कर रहा है राइट टू इक्वालिटी। और ये पिटीशन किन्होंने दिया था? राकेश कुमार एंड अदर्स। ठीक है, तो ये पूरा इशू इसमें मैंने आप लोग को बता दिया। क्या क्या मैंने बता दिया? सबसे पहले केस क्या है, 9th शेड्यूल क्या है, ब्लैक बॉक्स क्या है, केशवानंद भारती केस क्या है, जो कि उसके बाद देखो यही होता है जब बोला जाता है ना सेपरेशन ऑफ पावर का बंटवारा। इससे आप देख रहे हो कितना पावर का बंटवारा अच्छे से हो रहा है। ठीक है ना? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 मैंने आप लोग को बता दिया। मंडल कमीशन, इंदिरा सानवे जजमेंट, बिहार गवर्नमेंट में क्या हुआ था, ये सब बता दिया। अब बात करते हैं रिजल्ट का। देखो एक चीज़ आप समझ लो कि बिहार सरकार अब जो रिजल्ट देगी वो कम से कम 65% पे तो नहीं देगी, उनको इसी पे देना पड़ेगा, इस पे देना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं
कि कोई रिलीफ इनको नहीं मिली। 9th शेड्यूल में मुझे नहीं लगता 9th शेड्यूल में डालने का ट्राई भी करेंगे, क्योंकि 9th शेड्यूल में ऑब्वियसली जुडिशियरी आ जाएगी बीच में, क्योंकि वहाँ पे एक पॉइंट था ना, मैंने आप लोगों को 16.4 में सेकेंड पॉइंट बताया था। पहला पॉइंट क्या बताया था, 16.4 में 2 पॉइंट बताया था ना। एक पॉइंट बताया था कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होने चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोला था कि उस सर्विस में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कि एक मात्रा में रिप्रेजेंटेशन, अगर मान लो बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन ही 30% था तो उनको बढ़ाना था, लेकिन 68% है तो वो रिजर्वेशन, वो अब इस एक पॉइंट ये वैलिड था उनके लिए, एक पॉइंट ये है कि 9th शेड्यूल में नहीं डाल सकते। ठीक है, अब बिहार सरकार क्या करेगी, मुझे जो लगता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाए, वो उनको रिजल्ट देना पड़ेगा। नहीं रिजल्ट दे देगी, और सितंबर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जाता है वो कितना लंबा जाता है तो आप देख ही चुके हो। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार जीत गई तो उसके बाद जो करेगी वो करेगी, बट मुझे नहीं लगता इतने सारे रिजल्ट, बहुत मतलब सारे कमीशन का काम एकदम ठप जाएगा, मतलब इतना ठप हो जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा तब बर्डन इतना ज़्यादा होगा कि कोलैप्स कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रोकेगी, क्योंकि 69th बीपीएससी के मेंस का भी रिजल्ट आना है, बहुत सारे टीआरई का रिजल्ट आना है, तो मुझे नहीं लगता इस पे बिहार सरकार, मतलब ये सब कुछ डिपेंड करता है बिहार सरकार पे। मुझे नहीं लगता कि वो बिहार के इतने सारे कमीशन, हर एक कमीशन का काम वो बिल्कुल रोक देगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप टेक्स्ट कर सकते हो। अपना ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और उसके अलावा जो भी डाउट हो वो साझा करना, और भी हम वीडियो लाएंगे। और एक पहले मैं वीडियो लाऊंगा 69th बीपीएससी से रिलेटेड। 69th बीपीएससी में जो प्रीलिम्स में कौन क्वेश्चन कहाँ से आए थे, सब्जेक्ट वाइज उसके सोर्स कहाँ से आए थे, वो हम डिस्कस करेंगे, वो सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री या पूरा हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल, और ये, ठीक है ना, सारा सब्जेक्ट का अलग अलग डिस्कस करेंगे। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन हो तो दो सब्जेक्ट का एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मैसेज करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, आपको ये वैल्यूएबल कंटेंट लगे तो। थैंक यू सो मच।